जय हिंद। ऋग्वेदिक कल्चर के बारे में बातचीत हमने इससे पिछले सेशंस में खत्म कर दी थी। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे लेटर वैदिक कल्चर के बारे में। लेटर वैदिक कल्चर की कहानी क्या रही है उस सब के बारे में अब हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट पॉलिटिकल लाइफ ऑफ लेटर वैदिक आर्यंस के बारे में। लेटर वैदिक आर्यंस की पॉलिटिकल लाइफ की कहानी क्या रही है उस सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। और दूसरा हम बात करेंगे अबाउट सोशल लाइफ ऑफ लेटर वैदिक आर्यंस के बारे में। लेटर वैदिक आर्यंस की सोशल लाइफ की कहानी क्या रही है, इन सभी टॉपिक्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। देखो, शुरू करते हैं। जब बात होती है लेटर वैदिक कल्चर के बारे में, तो ये जो लेटर वैदिक कल्चर है ये देखने को मिलता है लगभग 1000 बीसी से लेके 500 बीसी के बीच में। लगभग 1000 बीसी से लेके 500 बीसी के बीच में लेटर वैदिक कल्चर देखने को मिलता है। और ये जो लेटर वैदिक कल्चर है, अगर कंपैरिजन किया जाए अर्ली वैदिक कल्चर के साथ में, ऋग वैदिक कल्चर के साथ में, तो इस लेटर वैदिक कल्चर में जो सोशल लाइफ देखने को मिलती है, जो पॉलिटिकल लाइफ देखने को मिलती है, जो इकोनॉमिक लाइफ देखने को मिलती है, उसमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज देखने को मिलती हैं। किस तरीके से कॉम्प्लेक्सिटीज देखने को मिलती हैं वो आगे चलते हुए समझ में आएगा। लेकिन अगर मोटा मोटा ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग के लिए बात करें, तो ये जो लेटर वैदिक कल्चर है, इस कल्चर में किंग का डोमिनेंस देखने को मिलेगा। इस कल्चर में वर्ना सिस्टम का डोमिनेंस देखने को मिलेगा। इस कल्चर में विमेंस की जो पोजीशन है वो कमजोर हो जाएगी। इस लेटर वैदिक कल्चर में कुछ सर्टेन कम्युनिटीज का डोमिनेंस देखने को मिलेगा। तो जो सोशल लाइफ है, जो पॉलिटिकल लाइफ है, जो इकोनॉमिक लाइफ है, उसमें ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज देखने को मिलेंगी इस लेटर वैदिक कल्चर के दौरान। ये जो फेज है लेटर वैदिक कल्चर का, इस फेज के दौरान जो आर्यंस हैं वो धीरे धीरे ईस्ट की तरफ एक्सपेंड करने की शुरुआत कर देंगे। आर्यंस का एक्सपेंशन देखने को मिलेगा ईस्टवर्ड। पहले ऋग्वेदिक कल्चर के दौरान आर्यंस प्राइमरीली नॉर्थ वेस्टर्न पंजाब वाले रीजन में रह रहे थे, लेकिन अब इस लेटर वैदिक कल्चर के दौरान आर्यंस जो हैं वो धीरे धीरे साउथ ईस्ट यूपी की तरफ एक्सपेंड करने की शुरुआत कर देंगे, गंगा यमुना दोआब की तरफ आने की शुरुआत कर देंगे। ये जो मैप है, इस मैप को थोड़ा थोड़ा देखते रहना। इनफैक्ट ये जो लेटर वैदिक आर्यंस हैं ये ऑलमोस्ट उत्तर प्रदेश में एक जगह है कोसला, वहां तक देखने को मिलेंगे, और नदन बिहार में एक जगह है विदेहा, वहां तक देखने को मिलेंगे। मैप में अगर देखो तो यहाँ पे कोसला है और यहाँ पे विदेहा है। लगभग यहां तक एक्सपेंशन देखने को मिलेगा लेटर वैदिक आर्यंस का। और जो लेटर वैदिक टेक्स्ट हैं उनमें बात की गई है कुरु पांचाल रीजन के बारे में। कुरु ट्राइब के बारे में हमने पढ़ा था, पांचाल ट्राइब के बारे में हमने पढ़ा था। और जो लेटर वैदिक टेक्स्ट हैं उनमें बात की गई है कुरु पांचाल रीजन के बारे में। ये जो कुरु पांचाल रीजन है ये बेसिकली इंडो गेंजेटिक डिवाइड वाला रीजन है, अपर गंगा वैली वाला रीजन है। ये जो पूरा रीजन है, ये पूरा रीजन जो है उसमें एक्सपेंशन देखने को मिलेगा लेटर वैदिक आर्यंस का। जो लेटर वैदिक टेक्स्ट हैं उनमें इनफैक्ट सरस्वती रिवर को मेंशन किया गया है, दृष्टवती रिवर को मेंशन किया गया है। इधर आपको दिख रही होगी, ये सरस्वती रिवर है और इसी की एक ट्रिब्यूटरी हुआ करती थी दृष्टवती रिवर। तो इन दोनों रिवर्स को भी लेटर वैदिक टेक्स्ट में मेंशन किया गया है। कुछ ट्राइब्स की बात की गई है, जैसे कुरुस की बात की गई है, पांचाल्स की बात की गई है। पूरे के पूरे रीजन को ही क्या बुलाया गया है, कुरु पांचाल रीजन बुलाया गया है। विच मीन्स कि ये जो कुरु ट्राइब है और ये जो पांचाल ट्राइब है, इनका डोमिनेंस देखने को मिलता था इस रीजन में। वशास की बात की गई है, उशीनार्स की बात की गई है। अगर मोटा मोटा बात करें तो ये जो लेटर वैदिक कल्चर है, इस कल्चर में कॉम्प्लेक्सिटीज देखने को मिलेंगी। इस कल्चर में चीजें उतनी सीधी देखने को नहीं मिलेंगी जितना अर्ली वैदिक कल्चर में देखने को मिलती थी। ये जो लेटर वैदिक कल्चर है, इस कल्चर के दौरान जो आर्यंस हैं उनका एक्सपेंशन देखने को मिलेगा टुवर्ड्स द ईस्ट। आर्यंस जो हैं वो साउथ ईस्ट यूपी की तरफ एक्सपेंड करते हुए दिखाई देंगे। ये जो गंगा यमुना दोआब वाला रीजन है इसको इनहेबिट करते हुए दिखाई देंगे। टेक्स्ट में बात की गई है कुरु पांचाल रीजन के बारे में, बात की गई है सरस्वती रिवर के बारे में। सवाल आता है कि ये जो लेटर वैदिक आर्यंस थे इनकी पॉलिटिकल लाइफ किस तरीके की दिखाई देती थी। देखो, अर्ली वैदिक कल्चर में हमने देखा था
कि बहुत ही छोटे छोटे ट्राइबल सेटलमेंट्स हुआ करते थे। लेकिन ये जो लेटर वैदिक कल्चर है, इसमें कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर किंगडम्स देखने को मिलेंगे। और अगर स्ट्रॉन्गर किंगडम्स देखने को मिल रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि जो रॉयल पावर है वो इंक्रीज हो रही है। अगर स्ट्रॉन्गर किंगडम्स देखने को मिल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि जो कॉमन मैन है, अब उसकी पावर जो है वो उतनी नहीं है। अब जो रॉयल अथॉरिटी है वो उसके ऊपर एक तरीके से रूल कर रही है। ये जो लेटर वैदिक कल्चर है, इसके दौरान जो टेरिटोरियल फॉर्मेशंस हैं और जो लीनिएजेस के डेवलपमेंट हैं वो भी स्ट्रॉन्गर देखने को मिलेंगे। एक तरीके से जो कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट है वो इमर्ज हो जाएगा इस लेटर वैदिक कल्चर के दौरान। हमने पढ़ा था अर्ली वैदिक कल्चर के दौरान कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट नाम की कोई चीज होती नहीं थी, टेरिटोरियल आइडेंटिटी होती नहीं थी। लेकिन लेटर वैदिक कल्चर में कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट भी देखने को मिलेगा और एक डेफिनेट टेरिटोरियल आइडेंटिटी भी डेवलप होने की शुरुआत कर देगी। देखो, ये छोटी छोटी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, कभी मेंस में पूछ लिया जाए कि ऋग वैदिक कल्चर और लेटर वैदिक कल्चर के बीच में प्राइमरी डिफरेंसेस क्या थे। आपको डिफरेंसेस पॉलिटिकल लाइफ में ही दिख रहे हैं। एक तो डिफरेंस क्या है कि जो अर्ली वैदिक कल्चर था उस दौर में छोटे छोटे ट्राइबल सेटलमेंट्स देखने को मिलते थे। लेकिन ये जो लेटर वैदिक कल्चर है, इसमें कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर किंगडम्स देखने को मिलेंगे। जो अर्ली वैदिक कल्चर था उसमें कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट देखने को नहीं मिलता था। लेकिन ये जो लेटर वैदिक कल्चर है, इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट देखने को मिलेगा। इसमें टेरिटोरियल आइडेंटिटी डेवलप होने की शुरुआत कर देगी। इनफैक्ट ये जो टर्म है राष्ट्र, ये राष्ट्र टर्म सबसे पहली बार इसी लेटर वैदिक फेज के दौरान देखने को मिलता है। और टर्म आ गया है, राष्ट्र आ गया है, विच मीन्स कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट है अब वो डेवलप हो रहा है, अब वो इमर्ज हो रहा है। जो लड़ाइयां लड़ी जाती थी, जो वॉर्स लड़े जाते थे, अब वो काउस के लिए लड़ाई नहीं होती थी। अब वो वॉर जो है वो टेरिटरीज के लिए होते थे। ये भी एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। अर्ली वैदिक कल्चर के दौरान प्राइमरीली जो बैटल्स होती थी जन और पनीस के बीच में, वो काउस के लिए होती थी, जिनको गवेस्टी बुलाया जाता था। लेकिन अब लड़ाई काउस के लिए नहीं है, अब लड़ाई है टेरिटरीज के लिए। मतलब एक ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। धीरे धीरे जन से हम एज ऑफ जनपथ्स की तरफ जा रहे हैं। पहले जो कहानी थी वो पूरी लिमिटेड थी क्लेन तक, वो पूरी लिमिटेड थी विश्व तक। लेकिन अब कहानी है, अब एज है जनपथ्स की, अब एज है थोड़े और स्ट्रॉन्गर किंगडम्स की। और अगर जनपथ्स बन रहे हैं, स्ट्रॉन्गर किंगडम्स बन रहे हैं, तो बट ऑब्वियसली बात है कि जो चीफ की पावर है वो भी ग्रो होगी। और चीफ की पावर किसके एक्सपेंस पे ग्रो होगी? वो ग्रो होगी ट्राइबल पीजेंट्री के एक्सपेंस पे। हमने पढ़ा था अर्ली वैदिक कल्चर के दौरान चीफ की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती थी, राजन की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती थी, लेकिन राजन और कॉमन मैन के बीच में पॉलिटिकल लेवल पे कोई डिफरेंस नहीं होता था। लेकिन अब लेटर वैदिक आर्यंस के बीच में क्या देखने को मिल रहा है कि चीफ की पावर बढ़ती जा रही है और जो ट्राइबल पीजेंट्री है उनकी पावर कम हो रही है। कॉमन मैन को अब थोड़ा नीचे करके देखा जा रहा है। और अगर चीफ की पावर बढ़ेगी तो बट ऑब्वियसली बात है कि जो पुरोहित का स्टेचर है, जो प्रीस्ट का स्टेचर है, उसमें भी इंक्रीज देखने को मिलेगा। बिकॉज ये जो पुरोहित होता था ये एडवाइस करता था चीफ को। तो चीफ और पुरोहित दोनों की ही पावर में इंक्रीज देखने को मिलेगा। इनफैक्ट एक ऐतर्य ब्राह्मणा है और ऐतर्य ब्राह्मणा में बात की गई है दैट द किंग हैज टू प्रोवाइड 1000 पीसेस ऑफ गोल्ड एंड कैटल टू द ब्राह्मण हु अनॉइट्स हिम। जो ब्राह्मण उसका राज मुकुट, राज तिलक करेगा, उस ब्राह्मण के लिए राजा को 1000 पीसेस ऑफ गोल्ड एंड कैटल देने पड़ेंगे। विच मीन्स कि पुरोहित की, ब्राह्मण की जो पावर है, जो स्टेचर है, वो इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो राजा होता था वो अलग अलग रीजन्स में अलग अलग नामों से जाना जाता था। जैसे नदन रीजन में राजा को विराट बुलाया जाता था, नदन रीजन में राजा को विराट बुलाया जाता था। ईस्टर्न रीजन में राजा को सम्राट बुलाया जाता था, ईस्टर्न रीजन में राजा को सम्राट बुलाया जाता था।
सदर्न रीजन में राजा को भोज बुलाया जाता था, सदर्न रीजन में राजा को भोज बुलाया जाता था, और वेस्टर्न रीजन में राजा को सम्राट बुलाया जाता था, वेस्टर्न रीजन में सम्राट बुलाया जाता था। तो अलग अलग रीजन्स में राजा को अलग अलग नाम से जाना जाता था, और ये भी सिग्निफाई करता है चीजों को, ये भी दिखाता है कि राजा पावरफुल हो रहा है और एक स्ट्रेटिफिकेशन देखने को मिल रहा है। नदर्न रीजन में विराट बुलाया जाता था, ईस्टर्न रीजन में सम्राट बुलाया जाता था, सदर्न रीजन में भोज बुलाया जाता था, और वेस्टर्न रीजन में सम्राट बुलाया जाता था। ये जो राजा होता था ये यूजुअली क्षत्रिय हुआ करता था, और ये जो राजा की गद्दी है ये ऑलमोस्ट हेरिडिटरी हो गई थी। हालांकि कहीं कहीं कुछ कुछ जगह पे इलेक्शंस के ट्रेसेस देखने को मिलते हैं, लेकिन ये ना के बराबर देखने को मिलते हैं। जो किंग का ऑफिस है वो ऑलमोस्ट हेरिडिटरी हो गया था कि जो राजा का बेटा है वही अगला राजा बनेगा, और धीरे धीरे राजा का जो कंट्रोल है वो सोशल ऑर्डर के ऊपर स्टेब्लिश हो गया था। धीरे धीरे सोशल ऑर्डर पूरे तरीके से किसके कंट्रोल में चला गया था? राजा के कंट्रोल में चला गया था। और ये जो राजा का इन्फ्लुएंस है ये अलग अलग रिचुअल्स की वजह से और ज्यादा मजबूत होगा और ज्यादा स्ट्रेंथन होगा। बहुत सारे रिचुअल्स जो हैं वो इस लेटर वैदिक एज में देखने को मिलेंगे। जैसे राजस्व किया जाता था, राजस्व मतलब रॉयल कॉन्सिक्रेशन, राजा का राज तिलक, राज मुकुट, उसके लिए लंबा चौड़ा सेरेमनी हुआ करती थी। उस सेरेमनी को क्या बुलाया जाता था? राजस्व बुलाया जाता था। और जब ये सेरेमनी होती थी तो जो प्रीस्ट सेरेमनी को करता था वो राजा को स्पेशल पावर्स दिया करता था। ये जो पूरी सेरेमनी है इसको क्या बुलाते थे? इसको राजस्व बुलाते थे। अब सोचो, इतना लंबा चौड़ा समारोह हो रहा है राज तिलक के लिए, राज मुकुट के लिए, गद्दी के लिए, तो उस इंसान का प्रोमिनेंस, उस इंसान की जो इंपॉर्टेंस है वो बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? बट ऑब्वियस बात है, बढ़ेगी। तो इस राजस्व की वजह से किंग का जो इन्फ्लुएंस है वो और ज्यादा मजबूत होने लगा। वाजपेय देखने को मिलता था। वाजपेय का लिटरल मीनिंग होता है ड्रिंक ऑफ स्ट्रेंथ। वाजपेय का लिटरल मीनिंग क्या होता है? ड्रिंक ऑफ स्ट्रेंथ। लेकिन वाजपेय में होता क्या था? वाजपेय में चैरियट रेस होती थी। बेसिकली राजा और राजा के जो भी ब्लड रिलेटिव्स हुआ करते थे उन सब के बीच में एक चैरियट रेस होती थी। और इस वाजपेय में जो रॉयल चैरियट होती थी, जो राजा की चैरियट होती थी, उसको जीतना होता ही था, उसको जिताया ही जाता था। तो वाजपेय, अब सोचो, राजा की चैरियट जो है वो इतनी मजबूत है कि वो जीत रही है, जीतनी ही है, तो राजा का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? बट ऑब्वियस बात है, राजा का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा। और अश्वमेध देखने को मिलता था। अश्वमेध ये अपने आप में इंपॉर्टेंट टर्म है। अश्वमेध में क्या होता था? कोई पर्टिकुलर राजा जो है वो अपने रॉयल हॉर्स को छोड़ देता था, और वो जो रॉयल हॉर्स है जिन जिन टेरिटरीज में अनक्वेश्चन्ड घूमता था वो टेरिटरीज उस राजा की हो जाती थी। जिस टेरिटरी में जाके उस रॉयल हॉर्स को एक तरीके से चैलेंज किया जाता था, उन टेरिटरीज के राजाओं के साथ में जिस टेरिटरी का, जिस राजा का वो रॉयल हॉर्स होता था, उनको लड़ाई लड़नी पड़ती थी, और फिर लड़ाई के बाद, वॉर के बाद देखा जाता था कि कौन जीता। तो अश्वमेध ये भी अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट रिचुअल हुआ करता था। ये जो रिचुअल्स हैं, इन रिचुअल्स की वजह से राजा की जो अथॉरिटी है वो बढ़ने लगी, वो और ज्यादा मजबूत होने लगी। ये जो टर्म्स हैं इन टर्म्स को याद रखना। राजस्व का मतलब राजा का राज तिलक, वाजपेय का मतलब चैरियट रेस जिसमें रॉयल चैरियट को जिताया ही जाता था, और अश्वमेध का मतलब रॉयल हॉर्स जो है उसको छोड़ा जाता था टेरिटरी में, और रॉयल हॉर्स जहां तक अनक्वेश्चन्ड घूमता था, जहां तक उसको चैलेंज नहीं किया जाता था, वहां तक की जो टेरिटरी होती थी वो उस राजा की हो जाती थी। इस दौर में राजंस का इन्फ्लुएंस बढ़ने लगेगा। जो नोबल क्लास है उसका इन्फ्लुएंस बढ़ने लगेगा। जो वॉरियर नोबल्स थे उनका इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा, बिकॉज वॉर्स बढ़ रहे हैं, बैटल्स बढ़ रही हैं, तो वॉरियर नोबल्स का इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा। और ब्राह्मण्स का जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो जाएगा। जो राजा होगा उसका अपने विश के साथ में, उसका अपने क्लेन के साथ में डिस्टेंस हो जाएगा, दूरी हो जाएगी, बिकॉज राजा अब और ज्यादा पावरफुल हो गया है, राजा अब थोड़े ऊपर वाले लेवल पे चला गया है।
कल तक, या फिर ये कहें कि अर्ली वैदिक कल्चर के दौरान राजा और कॉमन मैन के पॉलिटिकल स्टेचर में कोई डिफरेंस नहीं होता था, सब बराबर होते थे, सब साथ में रहते थे। लेकिन अब लेटर वैदिक एज के दौरान ये जो राजा है, अब इसकी क्लेम के साथ में, अब इसकी विश के साथ में थोड़ी दूरी देखने को मिलेगी। इनफैक्ट लेटर वैदिक कल्चर के दौरान जो डिवाइन मोनार्की नाम का कॉन्सेप्ट है वो भी देखने को मिलेगा। भगवान को और राजा को कंपेयर किया जाएगा, राजा को भगवान के नाम दिए जाएंगे, तो डिवाइन मोनार्की वाला भी कॉन्सेप्ट इसी दौर में देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अथर्ववेद के अंदर बात की गई है किंग परीक्षित के बारे में, और किंग परीक्षित को क्या बुलाया गया है? अर्धदेव बुलाया गया है, हाफ गॉड बुलाया गया है। एक तरीके से आप राजा को भगवान से कंपेयर कर रहे हो, और भगवान की अथॉरिटी को कौन क्वेश्चन करता है? तो ये जो डिवाइन मोनार्की वाला कॉन्सेप्ट है ये भी लेटर वैदिक कल्चर के दौरान ही देखने को मिलेगा। सभा और समितिज जो कि अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट हुआ करती थी अर्ली वैदिक कल्चर के दौरान, अब उनका रेलेवेंस ना के बराबर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और विद्वता जो कि ट्राइबल असेंबली हुआ करती थी, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट फंक्शंस को परफॉर्म करती थी अर्ली वैदिक कल्चर के दौरान, वो कंप्लीटली खत्म हो जाएगी इस लेटर वैदिक कल्चर के दौरान। विच मीन्स कि जो डेमोक्रेटिक एलिमेंट है, अब वो डेमोक्रेटिक एलिमेंट भी मिसिंग है इस लेटर वैदिक कल्चर के दौरान। और इस लेटर वैदिक कल्चर के दौरान इंपॉर्टेंस बढ़ेगी ऑफिसर्स की, ऐसे ऑफिसर्स की जिनको चीफ अपॉइंट करता था, जिनको राजा अपॉइंट करता था। इस लेटर वैदिक कल्चर के दौरान ब्यूरोक्रेसी का इमर्जेंस देखने को मिलेगा, ऑफिसर्स का इमर्जेंस देखने को मिलेगा, और लगभग ऐसे 16 ऑफिशियल्स को मेंशन किया गया है लेटर वैदिक टेक्स्ट के अंदर। कुछ ऑफिसर्स की अगर बात करें जो कि इंपॉर्टेंट रहे, तो एक सेनानी होता था, सेनानी बेसिकली आर्मी का चीफ, पुरोहित प्रीस्ट, युवराज, युवराज बेसिकली जो हेयर अपॉइंटेड होता था, कि राजा के बाद जो राजा बनेगा, जिसको अपॉइंट किया गया है, उसको युवराज बुलाया जाता था। अक्षवापा हुआ करता था, राजा जो है वो डाइस गेम खेलता था। इस डाइस गेम में जो राजा का कंपेनियन होता था उसको अक्षवाप बुलाया जाता था, और ये भी अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट ऑफिसर होता था, बिकॉज राजा हार नहीं सकता है, अगर हार गया तो राजा के मान सम्मान की बात है। तो ये जो अक्षवाप है ये भी अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट ऑफिसर होता था। फिर पुलिस चीफ, पुलिस चीफ को क्या बुलाया जाता था? रक्षण बुलाया जाता था। पुलिस चीफ को क्या बुलाया जाता था? रक्षण बुलाया जाता था। और एम्बेसडर्स भी देखने को मिलेंगे, और एम्बेसडर्स को क्या बुलाया जाता था? पाल घर बुलाया जाता था। क्या बुलाया जाता था? पाल घर बुलाया जाता था। ब्यूरोक्रेसी देखने को मिलेगी, ऑफिसर्स देखने को मिलेंगे, और इसमें दो नाम तो याद रखना ही, पुलिस चीफ को क्या बुलाया जाता था? रक्षण बुलाया जाता था, और एम्बेसडर को क्या बुलाया जाता था? पाल घर बुलाया जाता था। बाकी सेनानी आपको पता है, पुरोहित आपको पता है, युवराज आपको पता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज है कि किंग के पास में अपनी कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं होती थी। किंग अपनी खुद की कोई आर्मी मेंटेन करके नहीं रखता था। जब भी जरूरत पड़ती थी तो जो ट्राइबल यूनिट्स हुआ करती थी उनको बुलाया जाता था, और वो जो ट्राइबल यूनिट्स हैं वो किंग के बिहाफ पे वॉर लड़ती थी, वो किंग के बिहाफ पे लड़ाई को लड़ती थी। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। देखो दोबारा से एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, रिपीट करते हैं। पॉलिटिकल लाइफ की अगर बात करें, और देखो ये पॉलिटिकल लाइफ इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज कभी कभी कंपैरिजन पूछ लिया जाता है कि भाई अर्ली वैदिक कल्चर में और लेटर वैदिक कल्चर में क्या डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। तो ये जो डिफरेंसेस हैं इनको दिमाग में बिठाओ कि जो अर्ली वैदिक कल्चर था तब छोटे छोटे ट्राइबल सेटलमेंट्स देखने को मिलते थे, लेकिन अब मजबूत किंगडम्स देखने को मिलेंगे। ये जो अर्ली वैदिक कल्चर हुआ करता था इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट देखने को नहीं मिलता था, लेकिन ये जो लेटर वैदिक कल्चर है इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट देखने को मिलेगा। ये जो टर्म है राष्ट्र, ये पहली बार इसी लेटर वैदिक फेज के दौरान अपीयर होगा। अर्ली वैदिक कल्चर में जो लड़ाइयां होती थी, जो वॉर्स होते थे, वो काव के लिए होते थे, लेकिन अब जो लड़ाइयां हो रही हैं वो टेरिटरीज के लिए हो रही हैं। पहले जन देखने को मिलते थे, लेकिन अब ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, और एज ऑफ जनपद्स देखने को मिल रही है, स्ट्रॉन्गर किंगडम्स की एज देखने को मिल रही है। पहले जो चीफ होता था, जो राजन होता था,
और जो कॉमन मैन होते थे उनके पॉलिटिकल स्टेचर में कोई फर्क नहीं होता था। लेकिन अब जो चीफ की पावर है वो बढ़ रही है, अब पुरोहित की जो पावर है वो बढ़ रही है, अब जो राजा है उसको अलग अलग रीजन्स में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे नॉर्दर्न रीजन में विराट बुलाया जाता है, ईस्टर्न रीजन में सम्राट बुलाया जाता है, सदर्न रीजन में भोज बुलाया जाता है और वेस्टर्न रीजन में सवराट बुलाया जाता है। ये जो राजा है ये यूजुअली क्षत्रिय हुआ करता था और राजा का जो ऑफिस है वो ऑलमोस्ट अब हेरिडिटरी हो गया है। पहले ऋग वैदिक कल्चर के दौरान, अर्ली वैदिक कल्चर के दौरान इलेक्शंस देखने को मिलते थे और जो असेंबली होती थी उसको क्या बुलाते थे, उसको सम्मिति बुलाते थे। लेकिन अब ये जो चीफ का ऑफिस है, ये जो किंग का ऑफिस है, ये जो किंग की गद्दी है, ये ऑलमोस्ट हेरिडिटरी है। किंग का इन्फ्लुएंस जो है वो रिचुअल्स की वजह से भी और ज्यादा मजबूत हो रहा है। रिचुअल्स ज्यादा देखने को मिल रहे हैं इस लेटर वैदिक एज के दौरान। जैसे राजस्व देखने को मिल रहा है, वाजपेय देखने को मिल रहा है, अश्वमेध देखने को मिल रहा है। धीरे धीरे राजा जो है वो अपने विश से, अपने क्लेम से अलग होता जा रहा है और राजा की पावर बढ़ती जा रही है। ये जो लेटर वैदिक कल्चर है इसके दौरान डिवाइन मोनार्की का कॉन्सेप्ट भी देखने को मिल रहा है। राजा को अब भगवान से कंपेयर किया जा रहा है। सभा समितिज, उनकी जो इंपॉर्टेंस है वो ना के बराबर रह गई है। जो विद्वता है वो पूरे तरीके से डिसअपियर हो गई है और पावर किसके हाथ में चली गई है, पावर ऑफिसर्स के हाथ में चली गई है, ब्यूरोक्रेसी के हाथ में चली गई है। और बहुत सारे ऑफिसर्स देखने को मिलते हैं, 16 ऑफिसर्स का मेंशन देखने को मिलता है। कुछ की अगर बात करें तो सेनानी है, पुरोहित है, युवराज है, अश्कवाप है, रक्षण पुलिस चीफ को बुलाया जाता था, पालघर एम्बेसडर को बुलाया जाता था। लेकिन एक इंपॉर्टेंट नोट क्या है कि राजा के पास में अपनी कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं होती थी। जब भी लड़ाई होती थी, जब भी जरूरत होती थी तो ट्राइबल यूनिट्स को बुलाया जाता था। ट्राइबल यूनिट्स आती थी और राजा के बिहाफ पे लड़ाई को लड़ती थी। ये पिक्चर होपफुली आपके दिमाग में सेट हुई होगी। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना जरूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड है, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो, हेल्प करना चाहते हो तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो क्यूआर कोड को स्कैन करके। अच्छा, अब सवाल आता है कि ये जो लेटर वैदिक आर्यंस थे इनकी सोशल लाइफ किस तरीके की दिखती थी। देखो, सोशल लाइफ की अगर बात करें तो फैमिली अभी भी बेसिक यूनिट थी। फैमिली अभी भी बेसिक यूनिट थी, लेकिन अब और ज्यादा बड़ी ज्वाइंट फैमिलीज देखने को मिलती थी। ऐसी फैमिलीज देखने को मिलती थी जिनमें एक ही छत के नीचे तीन तीन जनरेशन साथ में रह रही होती थी। हैरिट्स को डिस्कवर किया गया है। हैरिट्स मतलब जहां पे आग जलाई जाती है, घर में जहां पे आग जलाई जाती है, जहां पे खाना वगैरह बनाया जाता है, वो जो हैरिट्स हैं वो कहां पे डिस्कवर किए गए हैं, वो वेस्टर्न यूपी में डिस्कवर किए गए हैं। एक अची चत्र नाम की जगह है, यहाँ पे डिस्कवर किए गए हैं, और एक अतरंजी खेर नाम की जगह है, यहाँ पे डिस्कवर किए गए हैं। विच मीन्स कि एक जनरेशनल कनेक्ट देखने को मिल रहा है, कॉमन किचन जैसी चीज देखने को मिल रही है ज्वाइंट फैमिलीज के अंदर। लेकिन फैमिली अभी भी बेसिक यूनिट है। जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स थे वो क्या थे कि ये जो सोसाइटी है ये अब पैट्रीमोनियल है। फादर की जो अथॉरिटी है वो सिग्निफिकेंटली ग्रो हो गई है और विमेन्स जो हैं वो अब सबऑर्डिनेट हो गई हैं और विमेन्स को बता दिया गया है कि तुम्हारा काम है हाउस होल्ड को संभालना, घर को संभालना। कंपैरिजन देखो, ऋग वैदिक कल्चर के दौरान विमेन्स जो हैं उनको एडिक्वेट रिस्पेक्ट मिलती थी, उनको परमिशन थी असेंबलीज को अटेंड करने की। लेकिन लेटर वैदिक एज के दौरान इंपॉर्टेंस है फादर की अथॉरिटी की, एक पैट्रीमोनियल सिस्टम डेवलप हो गया है, विमेन्स को सबऑर्डिनेट बना दिया गया है और विमेन्स को बोल दिया गया है कि आप असेंबलीज को अटेंड नहीं कर सकती हैं। अर्ली वैदिक कल्चर के दौरान सती के इंस्टेंसेस देखने को नहीं मिलते हैं, चाइल्ड मैरिज के इंस्टेंसेस देखने को नहीं मिलते हैं। लेकिन इस लेटर वैदिक एज के दौरान कुछ कुछ रेफरेंस सती के देखने को मिलते हैं, कुछ कुछ रेफरेंस चाइल्ड मैरिज के देखने को मिलते हैं। मतलब जो सोशल इविल्स हैं वो अब धीरे धीरे इस लेटर वैदिक एज के दौरान देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट एक टेक्स्ट ऐसा भी है जिसमें लिखा गया कि डॉटर्स आर द सोर्स ऑफ ऑल सॉरोज।
डॉटर्स को नीचा दिखाया जा रहा है और बोला जा रहा है कि जो बेटियां हैं वो सभी सॉरोज का सोर्स हैं, विच मीन्स कि विमेन या फिर गर्ल्स की जो पोजीशन है वो सिग्निफिकेंटली लोअर हो गई है इस लेटर वैदिक एज के दौरान। वर्ण सिस्टम में ग्रोथ देखने को मिलेगी, वर्ण सिस्टम जो है वो मजबूत हो जाएगा। अर्ली वैदिक एज के दौरान वर्ण सिस्टम मजबूत नहीं था, रेफरेंस एकदम लास्ट में मिलता है, वो भी 10th मंडल में मिलता है। लेकिन लेटर वैदिक एज के दौरान ये जो वर्ण सिस्टम है ये मजबूत हो जाएगा। 4 वर्ण की बात की जाएगी, ब्राह्मण्स हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं और शूद्र हैं। और ये जो शूद्र हैं इनको सबऑर्डिनेट बना दिया जाएगा, इनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन किया जाएगा। इनफैक्ट इस लेवल तक डिस्क्रिमिनेशन किया जाएगा कि पूजा पाठ का भी जो अधिकार है वो ब्राह्मण्स को, क्षत्रिय को और वैश्य को मिलेगा, शूद्रों को नहीं मिलेगा। शूद्रों को बोल दिया जाएगा कि आप गायत्री मंत्र भी रिसाइट नहीं कर सकते हो। और ब्राह्मण्स की जो पोजीशन है वो बहुत ही ज्यादा मजबूत हो जाएगी। मतलब सोशल लाइफ में स्ट्रक्चरल चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। आश्रम का जो इंस्टीट्यूशन है वो डेवलप हो जाएगा। और अब बात होगी 4 आश्रम्स के बारे में। कौन कौन से 4 आश्रम्स के बारे में? ब्रह्मचर्य के बारे में, गृहस्थ के बारे में, वानप्रस्थ के बारे में और संन्यास के बारे में। हालांकि इस लेटर वैदिक एज के दौरान इन 4 आश्रम्स की बात होगी, इनको प्रिस्क्राइब किया जाएगा, लेकिन इनको बहुत रिलीजियसली फॉलो नहीं किया जाएगा। अच्छा, ये जो 4 आश्रम्स हैं इनमें से पहले 3 जो आश्रम्स हैं कौन कौन से? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। इनका पहला रेफरेंस कहां पे देखने को मिलता है? छंदोग्य उपनिषद में देखने को मिलता है। इसके बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। लेकिन इन चारों आश्रम्स का सबसे पहला रेफरेंस कहां पे देखने को मिलता है? जावला उपनिषद में देखने को मिलता है। कहां पे देखने को मिलता है? जावला उपनिषद में देखने को मिलता है। तो ध्यान रखना, सबसे पहली बार पहले 3 आश्रम्स का रेफरेंस कहां पे देखने को मिलता है? छंदोग्य उपनिषद में देखने को मिलता है। लेकिन सबसे पहली बार चारों आश्रम्स का एक साथ रेफरेंस कहां पे देखने को मिलता है? जावला उपनिषद में देखने को मिलता है। ये जो लेटर वैदिक सोसाइटी है इसको वर्ण आश्रम धर्म सोसाइटी भी बुलाया जाता था, बिकॉज आश्रम्स का जो कॉन्सेप्ट है वो डेवलप हो गया है, इस वजह से इसको वर्ण आश्रम धर्म सोसाइटी भी बुलाया जाता था। जो अपर 3 क्लासेस हुआ करती थी, सो कॉल्ड अपर 3 क्लासेस, उन अपर 3 क्लासेस को द्विज बुलाया जाता था, ट्वाइस बॉर्न बुलाया जाता था। बेसिकली एक सर्टेन एज पे जाने के बाद अपर 3 क्लासेस के लिए एक सेरेमनी की जाती थी, रिचुअलिस्टिक सेरेमनी। उस सेरेमनी में इन अपर 3 क्लासेस के मेन को उपन्यान पहनाया जाता था, जनेऊ जो सेक्रेट थ्रेड होता है वो पहनाया जाता था। लेकिन ये जो उपन्यान है, ये जो जनेऊ है, ये जो सेक्रेट थ्रेड है, इसको शूद्र लोग नहीं पहन सकते थे, इसको विमेन नहीं पहन सकती थी। गोत्र का जो इंस्टीट्यूशन है वो डेवलप होने लग गया था इस लेटर वैदिक एज के दौरान। और गोत्र का लिटरल मीनिंग तब होता था काउ पेन। बेसिकली एक क्लैन की सभी काउस जहां पे रहा करती थी उसको गोत्र बुलाया जाता था। लेकिन लेटर ऑन इस लेटर वैदिक एज के दौरान ये जो गोत्र शब्द है इसका मतलब क्या बनने लगा? इसका मतलब बनने लगा डिसेंडेंट्स ऑफ अ कॉमन एंसेस्टर। कॉमन एंसेस्टर के जो डिसेंडेंट्स हुआ करते थे उनको बुलाया जाने लगा गोत्र। बेसिकली कितने लोग एक कॉमन एंसेस्टर को बिलोंग करते हैं उनको एक गोत्र में रखा गया। और मैरिज बिटवीन द सेम गोत्र पीपल वाज फॉरबिडन, कि आप अपने ही गोत्र में शादी नहीं कर सकते हो। जैसे समझने के लिए अगर बात करें तो एक कास्ट है जाट, उसमें गोत्र बहुत सारे हैं। जैसे एक गोत्र है सिंसिनवार, तो ये जो गोत्र है इसके लिए बोला गया कि आप सेम गोत्र में शादी नहीं कर सकते हो। और अगर किसी मैन ने सेम गोत्र में शादी कर ली तो उसको चंद्रयान पेनेंस करना पड़ता था, उसको चंद्रयान नाम का पनिशमेंट जो है वो लेना पड़ता था। इस दौर के दौरान कास्ट एक्सोगेमी देखने को मिलती थी। अपने कास्ट के बाहर आप शादी कर सकते थे, वो कॉमनली देखने को मिलती थी। लेकिन इसके बावजूद जो सोशल हायरार्की है वो बहुत ही ज्यादा रिजिड हो गई थी। आमतौर पे क्या हो गया था कि अपनी कास्ट में ही लोग शादी कर रहे थे, अपने गोत्र में नहीं कर रहे थे लेकिन अपनी कास्ट में ही कर रहे थे। बट फिर भी ये जो कास्ट एक्सोगेमी है ये देखने को मिलती थी। अपनी कास्ट के बाहर लोग शादी करते थे
और ये शायद ज्यादातर इसलिए करते थे ताकि सोशल रिलेशंस को बिल्ड किया जा सके। कुछ क्राफ्ट्स ऐसे थे जिनको हायर स्टेटस दिया गया था, जैसे जो चैरियट मेकर्स हुआ करते थे, जो रथकर्स हुआ करते थे, उनकी इतनी इंपॉर्टेंस थी कि उनको सीक्रेट थ्रेड, उनको जनेऊ पहनने की परमिशन दे दी गई थी। इस लेटर वैदिक फेज के दौरान जो लेटर वैदिक कास्ट देखने को मिलती है उनकी अगर बात करें तो सबसे ऊपर ब्राह्मण्स देखने को मिलते थे जो प्रीस्ट होते थे, फिर क्षत्रिय देखने को मिलते थे जो कि वॉरियर्स हुआ करते थे, रूलर्स हुआ करते थे, फिर वैश्य होते थे, वैश्य बेसिकली ट्रेडर्स हुआ करते थे या मर्चेंट्स हुआ करते थे या छोटे मोटे ऑफिशियल्स हुआ करते थे, फिर शूद्र होते थे जो कि अनस्किल्ड वर्कर्स हुआ करते थे, इनकी कंडीशन खराब होती थी और इनसे भी ज्यादा कंडीशन खराब होती थी पारिया हरिजन्स की। हरिजन्स जो कि आउटकास्ट होते थे, जो कि अनटचेबल्स होते थे, जिनको आगे चल के गांधी चिल्ड्रन ऑफ गॉड बुलाएंगे। ये बेसिकली मोटा मोटा वैदिक कास्ट का डिवीजन था। देखो सोशल लाइफ को भी एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। एक तो बेसिक चीज है कि फैमिली अभी भी बेसिक यूनिट है, लेकिन हाँ ज्वाइंट फैमिलीज देखने को मिल रही हैं, बड़ी बड़ी ज्वाइंट फैमिलीज देखने को मिल रही हैं। जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है वो क्या है कि अब जो सिस्टम है वो पेट्रीमोनियल है, फादर की अथॉरिटी जो है उसमें सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखने को मिल रहा है और विमेन्स के साथ में अब डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल रहा है। विमेन्स को अब सबऑर्डिनेट बना दिया गया है, विमेन्स को बता दिया गया है कि आप सिर्फ घर का काम करेंगी। विमेन्स जिनको अर्ली वैदिक कल्चर के दौरान असेंबलीज को अटेंड करने की परमिशन होती थी, अब उनको असेंबलीज को अटेंड करने की परमिशन नहीं है। सती और चाइल्ड मैरिज जो कि अर्ली वैदिक कल्चर के दौरान देखने को नहीं मिलती थी, अब वो सती भी देखने को मिलती है, अब वो चाइल्ड मैरिज भी देखने को मिलती है। वर्ण सिस्टम जो है वो सिग्निफिकेंटली डेवलप हो गया है और वर्ण सिस्टम के तहत बता दिया गया है कि एक ब्राह्मण हैं, एक क्षत्रिय हैं, एक वैश्य हैं और एक शूद्र हैं, और ये जो शूद्र हैं इनको कोई राइट नहीं है, इनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन होगा, ये गायत्री मंत्र तक का जप नहीं कर सकते हैं। आश्रम का जो इंस्टीट्यूशन है वो डेवलप तो हो गया है, लेकिन उसको रिलीजियसली फॉलो नहीं किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्या है कि पहले 3 आश्रम्स का जो सबसे पहला रेफरेंस है वो छंदोग्य उपनिषद में देखने को मिलता है और चारों आश्रम्स का सबसे पहला रेफरेंस जावला उपनिषद में देखने को मिलता है। ये जो लेटर वैदिक सोसाइटी है इसको वर्ण आश्रम धर्म सोसाइटी भी बुलाया जाता था। जो अपर 3 क्लासेस हैं ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य, उनको द्विज बुलाया जाता था, उनको ट्वाइस बॉर्न बुलाया जाता था, उनको जनेऊ पहनने की परमिशन होती थी, उनको सेक्रेट थ्रेड पहनने की परमिशन होती थी। गोत्र का इंस्टीट्यूशन डेवलप हो गया था और गोत्र का मतलब डिसेंडेंट्स फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर। मैरिज जो है वो सेम गोत्र के लोगों के बीच में फॉरबिडन थी। कास्ट एक्सोगेमी देखने को मिलती थी। कुछ क्राफ्ट्स ऐसी थी जिनको हायर स्टेटस दिया गया था, जैसे चैरिट मेकर्स। ये जो रथकर्स हुआ करते थे इनको इतना हायर स्टेटस दिया गया इनके काम की वजह से कि ये जनेऊ पहन सकते थे। जो लेटर वैदिक कास्ट है वो कैसी दिखती थी? एक ब्राह्मण्स होते थे, एक क्षत्रिय होते थे, एक वैश्य होते थे और एक शूद्र होते थे। और इसी के साथ ये जो लेटर वैदिक आर्यंस हैं इनकी पॉलिटिकल लाइफ और इनकी सोशल लाइफ की बातचीत हमारी खत्म हो गई। देखो कंपैरिजन याद रखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बिकॉज क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा कि बताओ भैया ऋग्वेदिक एज में क्या हो रहा था या लेटर वैदिक एज में क्या हो रहा था। मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा कि कंपैरिजन बताओ कि दोनों के बीच में ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांजिशन किस तरीके से देखने को मिला, क्या सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस देखने को मिले। तो बहुत ध्यान से देखना इन चीजों को। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।